नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज क्लासेस में, जहां पढ़ाई होती है आसान भी और मज़ेदार भी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हर सवाल को समझेंगे आसान भाषा में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? हर देश में एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये बताए कि पावर किसके पास होगी, क्या हक होंगे लोगों के और गवर्नमेंट कैसे चलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन वही ब्लूप्रिंट है जो एक देश की पहचान बनाता है। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है और डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिटी और इक्वलिटी को बैलेंस करता है। भाई हमारे देश में तो अलग अलग समुदाय के लोग हैं। दूसरा सवाल, साउथ अफ्रीका में अपार्टheid के बाद क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में कई सालों तक ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, लेकिन 1994 में अपार्टheid खत्म हुआ और नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में एक नई सरकार बनी। इस गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देता था, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट। ये पूरा प्रोसेस था पीस, फॉरगिवनेस एंड इक्वलिटी के एग्जाम्पल। ये आप जरूर अपने आंसर में लिख कर आइएगा। साउथ अफ्रीकन्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया? वहाँ के लीडर्स ने पास्ट की लड़ाई छोड़कर एक साथ बैठना और डिस्कशन करना बेहतर समझा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उन्होंने पीसफुल नेगोशिएशन से एक ऐसा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हर सिटीजन को डिग्निटी और इक्वालिटी देता है। उनकी यूनिटी ने दुनिया को दिखा दिया कि डायलॉग से भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और डायलॉग मतलब बातचीत। इंडिया ने साउथ अफ्रीका से क्या सीखा? इंडिया ने देखा कि एक डिवाइडेड सोसाइटी भी साथ आ सकती है अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो तो और इंटेंशन साफ हो। साउथ अफ्रीका ने हमें सिखाया कि पास्ट को भूलकर फ्यूचर के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी माइंडसेट से इंडियन लीडर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को बराबरी का हक दिया। नेल्सन मंडेला कौन थे और उनका रोल क्या था? नेल्सन मंडेला एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपार्टheid के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और 28 साल जेल में बिताए। 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर ली बल्कि शांति और इक्वालिटी के साथ एक नया रास्ता दिखाया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बातें थी? साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इससे हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए गए, चाहे वो किसी भी रेस या कास्ट या रिलीजन से हो। डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से इलीगल कर दिया गया। माइनॉरिटीज़ को भी पूरी प्रोटेक्शन दी गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबकी सहमति से बनाया गया, इसलिए इसमें यूनिटी और फेयरनेस दोनों हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसे कब अपनाया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था तय करता है। ये हर नागरिक के अधिकार, हमारे कर्तव्य यानी कि हमारी ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या भूमिका थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वही बॉडी थी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया यानी बनाया है। इसमें हर राज्य, धर्म और समाज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। असेंबली ने डिस्कशन और डिबेट के जरिए हर क्लॉज को केयरफुली फाइनलाइज किया। इनका मेन मकसद था एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1946 में प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हुए। उन्हीं के जरिए असेंबली के मेंबर्स चुने गए। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये असेंबली बनाई गई थी। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य रिलीजनल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। असेंबली पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव थी, यानी हर समुदाय, हर बिरादरी के लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा सके। उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ अवेलेबल करवाए गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी था? देखिए, ब्रिटिश सरकार के नए लॉज अब एक देश के लिए ठीक नहीं थे। इंडिया को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो सुवरेनिटी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया की पहचान बनना था, इसलिए लीडर्स ने मिलकर एक फ्रेश, फेयर और फ्यूचर रेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में करीब 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, जैसे यूएसए, यूके, आयरलैंड। हर पॉइंट पर डीप डिस्कशन हुआ और सभी डिसीजंस सभी की सहमति से लिए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी ने हर नागरिक के अधिकार, सरकार की स्ट्रक्चर और न्याय की व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही डॉक्यूमेंट तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। उन्हें ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य शिल्पकार यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वालिटी और जस्टिस मिले। उनकी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉजिकल, लीगल एंड सोशल जस्ट डॉक्यूमेंट बना। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस की भावना को स्ट्रांगली शामिल किया था। उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करने का कानून बनाया। वो चाहते थे कि समाज के कमज़ोर वर्गों को भी बराबरी का हक मिले। उनकी विजन ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक मजबूत और फेयर फाउंडेशन दिया। इंडियन लीडर्स ने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा? यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। लीडर ने उन कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ को अडॉप्ट किया और वीकनेसेस को अवॉइड किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक बना क्योंकि उसने कई देशों के इंस्पिरेशन लेकर एक नया बैलेंस सिस्टम बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे समय के अनुसार बदला जा सकता है, इसे अमेंड किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल है यानी फ्यूचर की ज़रूरतों के मुताबिक अपडेट हो जाता है। आज भी जुडिशरी इसे इंटरप्रेट यानी समझाता है और मॉडर्न सिचुएशन पर अप्लाई करके बताता है। इसलिए ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ ग्रो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन कैसे करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर माइनॉरिटी को इक्वल राइट्स देता है, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो या कल्चरल। आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा, धर्म और कल्चर को प्रिजर्व करने का हक देते हैं। गवर्नमेंट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करती है। कोई भी कानून माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी को दबा नहीं सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा। ये राइट्स गवर्नमेंट को किसी भी अनफेयर एक्शन से सिटीजन को सेफगार्ड करते हैं। इनके बिना डेमोक्रेसी बिल्कुल अधूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एड्रेस किया? आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से इलीगल कर दिया और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। SC/STs को रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई ताकि सेंचुरीज पुराना इनजस्टिस खत्म किया जा सके। अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट इसे ही बताया है। प्रीएम्बल क्या है और उसका मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें लिखा है कि हम इंडिया को एक सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। प्रीएम्बल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यूज को हाईलाइट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी आत्मा मानी जाती है। तो प्रीएम्बल में दिए गए वैल्यूज क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? पहला, जस्टिस के मतलब हर सिटीजन को फेयर ट्रीटमेंट मिले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। दूसरा, लिबर्टी, हर किसी को सोचने, बोलने, मानने और पूजा करने की आज़ादी मिले। नेक्स्ट, इक्वालिटी, सबको बराबरी का स्टेटस और मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी मतलब देश में भाईचारा रहे, उससे यूनिटी और डिग्निटी दोनों बनी रहती हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? देखिए, सेक्युलर का मतलब है कि जो स्टेट है यानी जो राज्य है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट हर रिलीजन को बराबर मानेगी और किसी को स्पेसिफिकली सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही उसका विरोध करेगी। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, प्रैक्टिस करने की और फैलाने की आज़ादी है। रिलीजन की वजह से किसी को भी नौकरी से रोका नहीं जाएगा, ना किसी को सुविधा से। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट मतलब है समाज में इकोनॉमिक और सोशली इक्वलिटी लाना, पैसा और रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि रिच और पुअर के बीच ज़्यादा फर्क ना रहे। हर नागरिक को हेल्थ, एजुकेशन और काम के इक्वल मौके मिलें। भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया गया है यानी फ्रीडम के साथ इक्वलिटी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है देश का हेड यानी प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुना जाता है। यह पद किसी राजा या रॉयल फैमिली को ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। हर सिटीजन को इक्वल राइट है कि वो देश के हाईएस्ट पद पर पहुंच सके। इससे इक्वलिटी को बढ़ावा मिलता है। सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन का मतलब है भारत की पूरी तरह से स्वतंत्रता।
भारत पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। कोई फॉरेन पावर हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपने कानून खुद बनाते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी खुद तय करते हैं। सोवरेनिटी एक नेशन की सबसे पहली पहचान होती है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थ क्या है? देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। हर नागरिक को वोटिंग का हक है और सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, यानी अकाउंटेबल होती है। कुछ भी अगर होगा तो सरकार हमें जवाब देगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन जैसी लिबर्टीज डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती हैं। भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंटेटिव के जरिए शासन करती है, यानी जो सरकार चलाते हैं उन्हें हमने ही चुना है, वो हमारे द्वारा चुने गए हैं। जस्टिस का मतलब प्रीएम्बल में क्या है? देखिए, जस्टिस का मतलब है हर व्यक्ति के साथ फेयर और अनबायस्ड बिहेवियर, भेदभाव नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह के जस्टिस को प्रमोट करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस कहता है कि कास्ट, जेंडर और रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है सभी को बेसिक सुविधाएं और अवसर बराबरी से मिलने चाहिए। तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस से ये कंफर्म किया जाता है कि सभी को वोटिंग और रिप्रेजेंटेशन का बराबर अधिकार मिले। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिबर्टी का मतलब है हर नागरिक को अपने विचार, एक्सप्रेशन, फेथ और रिलीजन की आज़ादी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और ना मानने का हक भी रखता है। लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि हम कानून तोड़ सकें, इसकी एक सीमा है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी बनाए रखनी है। ये फ्रीडम हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब सिंपल सा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। कानून के सामने सभी सिटीजन बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन के हों। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ को किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से पीछे नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 तक इस प्रिंसिपल को फुल्ली इंश्योर किया गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एकता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना। फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को सम्मान और डिग्निटी मिले। इससे नेशनल इंटीग्रेशन मजबूत होती है और अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ रह पाती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियतें क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर दोनों शामिल हैं। ये सेक्युलर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब कुछ डिटेल्स और बैलेंस तरीके से शामिल है। जुडिशरी स्वतंत्र है, यानी जुडिशरी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाली गार्जियन भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज वो नैतिक यानी कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हर नागरिक को निभानी चाहिए, जैसे संविधान का सम्मान करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करना, यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट की रक्षा करना। ये ड्यूटीज हमारे देश के प्रति कमिटमेंट और डिसिप्लिन को दर्शाती हैं। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? ये वो गाइडलाइंस हैं जो सरकार को लॉ मेकिंग में डायरेक्शन देती हैं। इनका मेन मकसद है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टैब्लिश करना। इनमें एजुकेशन, हेल्थ, इक्वल पे, विमेन एम्पावरमेंट जैसी बातें शामिल हैं। ये प्रिंसिपल्स इनफोर्सेबल नहीं होते, यानी इन्हें अदालत में नहीं घसीटा जाता, लेकिन इनका मॉरल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंस के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी था? ब्रिटिश रूल के कानून हमारी आज़ाद सोच से मेल नहीं खा रहे थे। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो आज़ादी, बराबरी और नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। नया कॉन्स्टिट्यूशन भारत की डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक नया बिगनिंग था फ्री इंडिया के लिए, फ्री स्पिरिट के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 का क्या महत्व है? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इंडिया ऑफिशियली एक रिपब्लिक बना। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक बहुत इमोशनल और नेशनल प्राइड का प्रतीक है। इस दिन देश ने कॉलोनियल रूल को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इस सिस्टम में प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। असली पावर तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास होती है। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम के लिए, यानी कि एक की गलती सबकी जवाबदेही होगी। ये सिस्टम ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है और भारत के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है हर व्यक्ति जिसे 18 साल की उम्र पूरी हो गई है उसे वोट देने का अधिकार है। ये राइट जेंडर, कास्ट, रिलीजन या वेल्थ से ऊपर है, सबके लिए बराबर है। भारत में ये प्रिंसिपल बहुत अर्ली स्टेज पर लागू कर दिया गया था, जब कई विकसित देशों में किया भी नहीं गया था।
इससे हर नागरिक को इक्वल पॉलिटिकल पावर मिलती है। ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है जो जनता को अपने लीडर्स को चुनने का हक देती है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम से पहले आपको सिर्फ इसी वीडियो को रिपीट करना है, जिससे आपका पूरा का पूरा फुल ऑन रिवीजन हो जाए। इन सभी आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।